Hello everyone, welcome to UPSC Akhada. So as you all aware that after every election one or the other political party blame the EVMs for their defeat. तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन सभी मिथ्स और डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे कि EVMs क्या सच में कल्प्रिट है या ये एक एस्केप क्लॉज या एस्केप गोट की तरह यूज करा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो चलिए ईवीएम के फीचर्स से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो बेसिकली ईवीएम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट, और ये कनेक्टेड रहते हैं 5 मीटर केबल से। बैलेटिंग यूनिट वो होती है जहां पे आप वोट करते हैं, कंट्रोल यूनिट वो होता है जहां पे पोलिंग ऑफिसर आफ्टर एवरी वोट वो रिप्रोग्राम करता है वो बैलेट मशीन को, और इन बिटवीन मशीन डेड रहती है। अदर इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम कर सकती हैं, बैटरी फिटेड रहती हैं, तो रूरल एरियाज में प्रॉब्लम नहीं रहती है वोटिंग की। फर्दर स्टैंड अलोन सिस्टम है, किसी इंटरनेट या एक्सटर्नल ऑपरेटिंग पे डिपेंड नहीं है, तो वल्नरेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है इसकी हैकिंग की। एंड द अनदर इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर इज नॉन प्रोग्रामेबल है, एज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्ड or you can say command is burnt into the chip, so you can't reprogram the chip unless you take it out। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी वजह से ये रिप्रोग्राम नहीं करी जा सकती हैं और हैकिंग का जो चांसेस होते हैं वो फर्दर रिड्यूस हो जाते हैं। देन टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी सिर्फ 2 PSUs यानी BEL और ECIL को इसकी मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। EVM first utilized in 1982 in by-election to Kerala Assembly, and in 2004 it was used in Lok Sabha election. Whole country voted using EVMs. Further, EVMs को VVPAT से पूरी कंट्री में कनेक्ट करा गया 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में। ये सारे स्टेप्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ने इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी ऑफ EVM को एनहेंस करने के लिए लिए गए हैं। फर्दर इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। ये कॉस्ट सेविंग है, रिसोर्स सेविंग है, तो एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि पेपर यूज नहीं होता है। लाइटर है, पोर्टेबल है, ट्रांसपोर्ट करने में इजी रहती है, हैक नहीं करी जा सकती है क्योंकि हम देख चुके हैं स्टैंड अलोन सिस्टम है और नॉन रिप्रोग्रामेबल है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है। अब ये कुछ कंसर्न्स हैं और कुछ क्लेम्स हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स के, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं और कुछ रूमर्स भी हैं। तो चलिए इन्हें डिबंक करते हैं वन बाय वन। क्लेम नंबर 1 इज दैट वीवीपैट इशू का क्लेम है, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सैंपल साइज ऑफ ऑडिटिंग इज टू स्मॉल, तो ये क्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सैंपल साइज बहुत स्मॉल है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड वेरीफाइबिलिटी वीवीपैट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो वीवीपैट बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए इंट्रोड्यूस करा गया था। इनिशियली इलेक्शन रिजल्ट इज बेस्ड ऑन EVMs, बट इफ डिस्प्यूट अराइजेस देन रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन वीवीपैट काउंटिंग। फर्दर करंटली इलेक्शन कमीशन वीवीपैट ऑडिटिंग इज लिमिटेड टू 1 randomly selected polling booth per constituency, but what about other booths? Rigging could occur on those places. Hence, opposition parties demand auditing to be increased to 50% of votes in per constituency. तो इशू ये है कि सिर्फ एक रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग बूथ पर वीवीपैट की EVM से मैचिंग की जाती है। अगर वहां पे कोई इशू क्रिएट होता है या वहां पे मिसमैचिंग पाई जाती है तो बाकी सारे पोलिंग बूथ में चेकिंग करी जा सकती है। बट अगर एक ही पोलिंग बूथ पर जिस पर ये रैंडमली सेलेक्ट किया गया कोई मिसमैचिंग नहीं मिली तो वो प्रोसेस वहीं पे रोक दिया जाएगा। अब पॉलिटिकल पार्टीज का क्लेम ये है कि भाई ये सैंपल बहुत स्मॉल है। अगर मैं एग्जांपल लूं कि 10 पोलिंग बूथ्स हैं और 10 पोलिंग बूथ में से एक रैंडमली सेलेक्ट करा तो चांसेस है कि बाकी के 9 में चीटिंग मिल सकती है और 1 में चीटिंग नहीं मिले, ऐसा पॉसिबल है। रिगिंग हो सकती है कि उस एक ही रैंडमली सेलेक्टेड में ना हुई हो लेकिन बाकी में हो गई हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्लेम किया कि भाई ये जो ऑडिटिंग है ये एटलीस्ट 5 पोलिंग बूथ पे करी जाए अगर 10 पोलिंग बूथ है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इसका रिफ्यूटल मैं आपको बताता हूं क्या है इस क्लेम का रिफ्यूटल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ISI यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को एक स्टडी कंडक्ट करने के लिए बोला कि क्या ये
सैंपल साइज हमें इंक्रीज करना चाहिए, उससे कोई रिलायबिलिटी इंक्रीज होगी, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो आईएसआई ने एक रिपोर्ट में कंफर्म करा कि प्रेजेंट सैंपल साइज ऑफ वन पोलिंग बूथ इज सफिशिएंट टू हैव 99% कॉन्फिडेंस लेवल, एंड अगर हम इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ पोलिंग बूथ तो कॉन्फिडेंस लेवल में कोई ज्यादा खास इंक्रीज होगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 99% पे है। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, ये एक तरीके का सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करा जाता है स्टैटिस्टिक्स में, और ये कंडक्ट करा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टडी निकल के आई है। क्लेम नंबर 2, सीक्रेसी ब्रीच होती है। वोट्स कास्ट थ्रू ईवीएम्स आर काउंटेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बूथ। तो अभी क्या होता है, जब आप अपने लोकल बूथ पर वोटिंग करने जाते हैं तो उस एक पर्टिकुलर बूथ की एग्रीगेट काउंटिंग होती है, सिर्फ उस बूथ की काउंटिंग होती है। तो इससे क्या हो सकता है, चांसेस क्या है, दैट इट कैन इनेबल वन टू आइडेंटिफाई वोटिंग पैटर्न, इंक्रीजिंग मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज। इससे चांसेस ये रहता है कि पता चल जाएगा विक्टर को या जो लूजर है उसे पता चल जाएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी, किस पोलिंग बूथ पर उसकी वोट्स नहीं आई हैं, तो किस लोकेलिटी में उसकी वोट्स नहीं है। तो इसलिए डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज होंगी उनमें बायसनेस आ सकती है। तो सोशल एक्टिविस्ट ने इसका सॉल्यूशन क्या सजेस्ट करा, उन्होंने सजेस्ट करा कि टोटलाइजर मशीन प्रपोज करी उन्होंने। अब टोटलाइजर मशीन क्या होती है, वो ये काम करती है कि सभी मतलब 14 पोलिंग बूथ्स को एक साथ एग्रीगेट काउंट करती है, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी पार्टी की वोट कौन से पोलिंग बूथ के एरिया से आई है। तो ये एक अच्छा सजेशन है, बट सरप्राइजिंगली इलेक्शन कमीशन हैज नॉट अडॉप्टेड इट येट। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक सीक्रेसी का एक इशू जरूर है, तो इसलिए इसका रेफ्यूटल एग्जिस्ट फिलहाल हमारे पास नहीं है कि हम कैसे ये इसको रिजॉल्व करें, बट अगर टोटलाइजर मशीन आती है तो ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। फर्दर क्लेम 3, ईवीएम्स बैंड इन अदर कंट्रीज। तो बाकी कंट्रीज में बैंड है तो क्यों इंडिया में यूज करी जा रही है? जर्मनी में बैंड है, नेदरलैंड में बैंड है, आयरलैंड में बैंड है। ये इसलिए करी जा रही हैं और इसलिए हम इस क्लेम को रिफ्यूट कर सकते हैं बिकॉज इन कंट्रीज के अंदर जो है वो स्टैंड अलोन सिस्टम नहीं है। इनके जो ईवीएम्स हैं वो पर्सनल कंप्यूटर से, इंटरनेट से, इन सब से कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे ईवीएम को हाईजैक करना या हैक करना इजियर था, तो इसलिए यहाँ पे ये बैन करी गई है। तो इसलिए वी कैन से we cannot compare the apples and oranges, so we cannot compare the EVMs of India and these other countries. तो अब ये कुछ फैक्ट्स है। To overcome reliability issue in 2009, Election Commission of India invited challengers to showcase the tampering of EVMs utilizing 100 randomly procured machines from 10 states. But unfortunately or fortunately, none of the person could prove tampering of EVMs. तो यानी ये एक स्टडी है जिसको आप कोट कर सकते हैं, ये एक सॉलिड फैक्ट है, डेटा है आपके पास जिससे आप प्रूव कर सकते हैं कि ईवीएम की टेम्परिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये टेस्ट किया जा चुका है। कुछ और फैक्ट है और वो ये फैक्ट है कि इन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2018 नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड डिडंट मैच द नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड इन 204 आउट ऑफ 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो ये इसका मतलब क्या है कि जो वोट्स की पोलिंग के लिए जो स्लिप्स इशू करी गई थी वो ज्यादा थी और जब वोट्स एक्चुअली में पोल्ड हुई और काउंट हुई वो कम थी। तो इसका मतलब ये है कि जो वोट्स पोल करी गई हैं एक्चुअली में पोल हुई नहीं है। और वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब हमारी ईवीएम ने रिकॉर्ड ना करी हो वोट्स, और ये इशू जो है वो जेन्युइन है, उसको कंसिडर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वो एक्सेप्ट करता है कि माल फंक्शनिंग है ईवीएम में। तो यानी claim for EVMs malfunctioning, ECI accepts the claim and says it needs improvement in manufacturing, but malfunctioning is not rigging. Remember that. Malfunctioning एक other issue है कि voting रजिस्टर ही नहीं हुई, वोट ही काउंट, वोट पोल ही नहीं हो पाई बिकॉज ईवीएम में फंक्शन नहीं कर रही थी प्रॉपरली, माल फंक्शन था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट किसी और पार्टी को शिफ्ट हो गई या उसे हैक करके किसी और पार्टी को वोट में कन्वर्ट करा गया हो। तो ये दोनों डिफरेंट इशू है, माल फंक्शनिंग को रिगिंग से कनेक्ट नहीं करना है। क्लेम नंबर 5, ईवीएम्स वीवीपैट मिसमैच। तो ये देखें कई बार न्यूज में दिखाते हैं जब वोटिंग चल रही होती है बहुत सारे न्यूज चैनल्स कि ईवीएम
में जो वोट किया वोटर ने वो वीवीपैट से मिसमैच हो गया। तो ये क्लेम जो है उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करता है एंड उसका रीजन वो सजेस्ट करता है, वो रीजन बताता है उसका कि मशीन्स आर सेंसिटिव टू क्लाइमेट, तो क्लाइमेट से सेंसिटिव होती हैं और इसीलिए ईसीआई ने सॉल्यूशन सजेस्ट करा है कि दैट दे विल प्रोक्योर ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट पेपर, जिससे ये ईवीएम वीवीपैट का मिसमैच का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लास्ट में ये केस स्टडी मैंने आपके लिए डाली है, इसे आप आंसर में लिख सकते हैं और उसे रिमेंबर कर सकते हैं, ऑन द एफिकेसी एंड लिमिटेशंस ऑफ ईवीएम्स। तो 2010 में बाय इलेक्शन में 72 आंध्र प्रदेश की सीट्स में ये एक्सपेरिमेंट करा गया था ताकि इफेक्टिवनेस चेक करी जा सके ईवीएम्स की। तो मोर देन 64 कैंडिडेट्स ने कंटेस्ट करा था इलेक्शंस में। तो ईवीएम के जो साथ इशू है वो ये है कि ईवीएम कांट हैंडल मोर देन 64 कैंडिडेट्स, हेंस इलेक्शन इन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय पेपर बैलेट एंड 6 बाय ईवीएम। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कि रिजल्ट्स को फिर वो कंपेयर कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या करा, 6 जगहों पे ईवीएम से पोलिंग कराई और 6 जगह पे पेपर से पोलिंग कराई और उन्होंने रिजल्ट फाइंड करा। और उस वक्त के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे SY कुरैशी, उन्हीं का ये आर्टिकल आया था द हिंदू में, आप सर्च कर सकते हैं और उसी की ये स्टडी में बता रहा हूं कि 4 आवर्स में जो है ईवीएम से वोटिंग काउंट हो गई और 40 आवर्स लगे बैलेट पेपर की वोटिंग काउंटिंग में और मोर देन 1000 वोट्स इनवैलिड वेस्टेड रहे बैलेट पेपर की वोटिंग में। फर्दर रिजल्ट्स दोनों में ही इक्वली रिलायबल थे, यानी रिजल्ट्स ऑफ रिलायबिलिटी वर सेम। हाउएवर वन एरिया ऑफ कंसर्न इज माल फंक्शनिंग, ये हम देख चुके हैं, ईवीएम में भी है और वो वीवीपैट में भी है, और ईवीएम में 5% है, वीवीपैट में 11% है। So we can say in the end that there is a scope for improvement. Now lastly we can say that then why opposition blame EVMs for electoral defeat? Yes, so according to my opinion they do that because to tarnish the popularity of the winner or to secure the trust of their own voters. अब जेन्युइन कंसर्न क्या है? जेन्युइन कंसर्न ये है कि इश्यू ऑफ माल फंक्शनिंग डेफिनेटली एक बड़ा इशू है, प्लस इशू ऑफ सीक्रेसी, पोलिंग बूथ प्रोफाइलिंग भी एक इशू है। तो रादर देन ब्लेमिंग ईवीएम्स वी शुड आस्क फॉर टोटलाइजर मशीन। यही कंक्लूजन है इस लेक्चर की, ताकि हमारी सीक्रेसी ऑफ वोट मेंटेन रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसकी केस स्टडी और डेटा आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यूपीएससी अखाड़ा को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।